आइडिया ऑफ पाकिस्तान। 29 दिसंबर 1930 को पहली बार मुस्लिम लीग के 25वें अधिवेशन में मशहूर शायर सर मोहम्मद इकबाल ने एक अलग देश की मांग की, जिसे आइडिया ऑफ पाकिस्तान माना गया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, मैं पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बलूचिस्तान को एक संयुक्त देश के रूप में देखना चाहता हूं। ब्रिटिश राज के तहत या फिर उसके बिना भी एक खुद मुख्तार नॉर्थ वेस्ट भारतीय मुस्लिम राज्य ही मुसलमानों का आखिरी मुस्तकबिल है। 28 जनवरी 1933 को पहली बार चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। रहमत अली के पाकिस्तान में पी का मतलब पंजाब, ए अफगान प्रोविंस, के कश्मीर, एस सिंध, टैन बलूचिस्तान था। 1934 में रहमत अली इस आइडिया को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना के पास गए। जिन्ना उस समय इससे काफी प्रभावित नहीं हुए। फिर रहमत अली ने पाकिस्तान, द फादरलैंड ऑफ पाक नेशन, एक किताब पब्लिश की। इसमें पाकिस्तान को लेकर कंक्रीट प्लान बताया गया था। 1940 में जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया। इसमें मुस्लिमों के लिए अलग देश की बात की गई। 1943 आते आते जिन्ना समेत मुस्लिम लीग के कई बड़े नेता अपने भाषण में पाकिस्तान का जिक्र करने लगे। इकबाल और रहमत अली के आइडिया के आधार पर ही जिन्ना और मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग करते हुए टू नेशन थ्योरी दी। 1947 में आखिरकार हिंदुस्तान दो हिस्सों में बंट गया। दूसरे हिस्से का नाम पाकिस्तान हुआ। सोर्स के अजीज की किताब रहमत अली। पाक की नींव में ही 3 गलतियां। पहली गलती, भारत पाक बंटवारे के वक्त ब्रिटिश आर्मी का भी बंटवारा हुआ। करीब 4 लाख जवानों में से 1.4 लाख जवान पाकिस्तान को दे दिए गए, यानी करीब 35% हिस्सा। ये वहां की डेमोग्राफी के लिहाज से बहुत ज्यादा था। इतनी बड़ी आर्मी को बनाए रखने के लिए कोई वजह चाहिए थी। इसके लिए पाक आर्मी ने भारत से सिक्योरिटी थ्रेट दिखाया। आनन फानन एक जंग भी लड़ ली। दूसरी गलती, 1954 में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने देश की पहली संविधान सभा को भंग कर दिया था। दरअसल उन्हें आभास हो गया था कि संविधान सभा में ऐसा कानून बनाया जा सकता है जिससे गवर्नर जनरल की शक्तियां कम हो जाएंगी। संविधान सभा को भंग करने का असर ये पड़ा कि पाकिस्तान बगैर चुनी हुई सरकार और संविधान के चलता रहा। तीसरी गलती, गवर्नर जनरल के इस फैसले को सिंध हाई कोर्ट गैरकानूनी करार दिया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। अपने फैसले को जायज ठहराने के लिए चीफ जस्टिस ने पुराने ज्यूरिस्ट हेनरी डी ब्रैक्टन की कहावत का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था, जो चीज कानूनी नहीं है उसे आवश्यकता कानूनी बना देती है। इसी से पाकिस्तान में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी यानी आवश्यकता के सिद्धांत की शुरुआत हुई। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में 1958, 1977 और 1999 में सेना ने तख्ता पलट किया। आर्मी के मुंह लगा खून। मलिक गुलाम मोहम्मद के बाद गवर्नर जनरल बने इस्कंदर मिर्जा। उन्होंने 1956 में संविधान लागू कर दिया, जिसके बाद वो राष्ट्रपति बन गए। 1956 से 1958 के बीच पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता थी। इसी वजह से इस्कंदर मिर्जा ने देश में मार्शल लॉ लगा दिया। इसे लागू करने की जिम्मेदारी जनरल अयूब खान को सौंपी गई। 1958 आते आते अयूब खान की नीयत बिगड़ गई और उन्होंने मिलिट्री तख्ता पलट कर दिया। अयूब खान ने भी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का हवाला दिया। यहां से आर्मी के मुंह खून लग गया। स्टीव विल्किंसन अपनी किताब आर्मी एंड नेशन, द मिलिट्री एंड इंडियन डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस में लिखा, एक तरफ जहां 1970 के दशक के अंत तक पाकिस्तान में 5 तख्तापलट हो चुके थे, वहीं भारतीय सेना को पूरी तरह से सिविलियन अथॉरिटी के अधीन करने का काम पूरा कर लिया गया था। पाकिस्तान में सेना के ताकतवर होने की एक वजह उसका फाइनेंशियली मजबूत होना भी है। 2018 में पाकिस्तान की सेना के पास 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति थी। सेना के पास हाउसिंग, ऑयल और गैस ड्रिलिंग जैसे कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिन पर अलग अलग फाउंडेशन के जरिए काम होता है।
इन्हें आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए मैनेज किया जाता है, जिसे 1971 में बनाया गया था। इस ट्रस्ट पर पूरी तरह से सेना के बड़े अधिकारियों का कंट्रोल है। पाक आर्मी और नेताओं के बीच की जंग। 1953 जनरल गुलाम ने प्रधानमंत्री ख्वाजा सरकार को बर्खास्त कर दिया था। सरकार को संविधान सभा का समर्थन प्राप्त था, इसलिए गवर्नर जनरल ने 1954 में संविधान सभा को भी खारिज कर दिया था। 1958 राष्ट्रपति मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा ने पीएम फिरोज खान नून की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। राष्ट्रपति ने सेना प्रमुख जनरल अयूब खान को मुख्य मार्शल ला प्रशासक बनाकर सत्ता की चाबी सौंप दी थी। 1958 मुख्य मार्शल बनाए जाने के 13 दिन बाद ही अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा को बाहर का रास्ता दिखाकर खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। यहीं से पाकिस्तान की सत्ता में सेना का दखल बढ़ा। 1969 राष्ट्रपति अयूब खान का तख्ता पलट करके सेना प्रमुख याह्या खान ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। याह्या के सत्ता में रहते ही 1971 में पाकिस्तान ने भारत से युद्ध में भारी शिकस्त खाई। 1977 जिस जिया उल हक को जुल्फिकार अली भुट्टो सेना प्रमुख बनाया था, उसी ने 1977 में भुट्टो को सत्ता से बाहर कर दिया। संविधान को निलंबित करके जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ ने पीएम नवाज शरीफ को सत्ता से बेदखल कर दिया। रेडियो पाक आर्मी का बड़ा हथियार आर्मी एक्ट। पाकिस्तान आर्मी एक्ट को 1952 में लागू किया गया था। यह पाकिस्तानी सेना का कानून है जो उसके कामकाज, अनुशासन और प्रशासन से जुड़ा है। नए इस कानून का इस्तेमाल सैन्य कर्मियों पर मुकदमा चलाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके कुछ प्रावधान आम नागरिकों पर भी लागू होते हैं। 1966 में सैन्य तानाशाह अयूब खान ने इस कानून में बदलाव करके इसे और ज्यादा मजबूत बना दिया। अब कानून में लिखित या मौखिक तरीके से सेना के अंदर विद्रोह पैदा करने पर भी मुकदमा चलाने की बात जोड़ी गई। इसके अलावा कानून में सेना से जुड़ी जानकारी साझा करने वाले सिविलियन पर भी मुकदमा चलाने का नियम बनाया गया है। आर्मी एक्ट के तहत केस होने पर सुनवाई सेना की अदालत में होती है, जिसे फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कहा जाता है। पाकिस्तानी जेल में कैद भारतीय कुलभूषण जाधव को मौत की सजा भी इसी कानून के तहत सुनाई गई थी। इस कानून के जरिए आजीवन कारावास या फांसी की सजा भी हो सकती है। वो बड़े नेता जिन्हें पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। बेनजीर भुट्टो 1988 में बेनजीर भुट्टो पहली बार प्रधानमंत्री बनी, लेकिन 2 साल बाद ही सरकार गिर गई। 1996 में भ्रष्टाचार के आरोप में बेनजीर और उनके पति को दोषी ठहराया गया। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी किया, लेकिन उससे पहले वो देश छोड़ चुके थे। 2007 में स्थिति ठीक होने पर बेनजीर पाकिस्तान लौटीं, जिसके बाद उनकी हत्या हो गई। परवेज मुशर्रफ परवेज म्यू 1999 में सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने पीएम शरीफ को पद से हटाकर सत्ता हथिया ली। 2001 में खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। 2013 में जब नवाज चौथी बार प्रधानमंत्री बने, तभी से मुशर्रफ का बुरा दौर शुरू हुआ। उन्हें संविधान सस्पेंड करने के आरोप में दोषी ठहराया गया। इसके बाद मुशर्रफ देश छोड़कर लंदन भाग गए, जहां 2023 में उनकी मृत्यु हुई। आसिफ अली जरदारी 2007 में पत्नी की मौत के बाद आसिफ अली जरदारी 2008 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। 2013 में राष्ट्रपति पद से हटने के बाद जरदारी को भ्रष्टाचार के केस में जेल जाने का डर सताने लगा। इसी वजह से एक बार फिर से वो देश छोड़कर दुबई चले गए। नवाज शरीफ 1990 में नवाज पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। 2013 में सत्ता में आने के 3 साल बाद पनामा पेपर लीक में नाम आने के बाद उनकी सरकार गिर गई। भ्रष्टाचार के केस में दोषी पाए जाने के डर से उन्हें 2017 में सऊदी जाना पड़ा। वो बड़े नेता जिनकी हत्या हो गई। लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। 1951 में सईद अकबर नाम के हत्यारे ने लियाकत अली की हत्या रावलपिंडी के कंपनी बाग में एक राजनीतिक रैली के दौरान की।
अकबर अफगानिस्तान का रहने वाला था। जुल्फिकार अली भुट्टो। 1974 में भुट्टो के विरोधी अहमद रजा कसूरी पर हुए जानलेवा हमले में उसके पिता की मौत हो गई। आरोप भुट्टो पर लगा। 1976 में जुल्फिकार अली भुट्टो की लोकप्रियता बढ़ी। जिया उल हक को ये बात रास नहीं आई। कसूरी केस भुट्टो गिरफ्तार हुए। कंगारू कोर्ट के फैसले के बाद 1978 में भुट्टो को फांसी दी गई। लोग इसे राजनीतिक हत्या भी बताते हैं। मुर्तजा भुट्टो। 20 सितंबर 1996 को बेनजीर भुट्टो के 42 साल के भाई मुर्तजा और पुलिस के बीच मुठभेड़ होती है। इसमें दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी होती है। कराची में अपने घर के बाहर मुर्तजा अपने 6 साथियों के साथ मारे जाते हैं। इस हत्या का आरोप बेनजीर और उनके पति आसिफ अली जरदारी पर लगा। हालांकि 2008 में कोर्ट ने जरदारी को इस आरोप से बरी कर दिया। अकबर खान बुगाती। बलूचिस्तान के 13वें गवर्नर अकबर खान ने 2004 में सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। 2006 में जनरल परवेज मुशर्रफ के आदेश पर एक मिलिट्री क्रैकडाउन में बम विस्फोट कर उनकी हत्या कर दी गई। बेनजीर भुट्टो। 2007 में स्थिति ठीक होने पर बेनजीर पाकिस्तान लौटीं, जिसके बाद उनकी हत्या हो गई। शहबाज भट्टी। रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले भट्टी अपने दौर में कैबिनेट के अकेले अल्पसंख्यक सदस्य थे। वे पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों के आलोचक थे। 2 मार्च 2011 को इस्लामाबाद में उनकी हत्या कर दी गई। आरोप तहरीके तालिबान पर लगा। इमरान खान के पास रास्ते। इमरान खान के पास अब 3 रास्ते बचे हैं। एक, आगे सेना से संघर्ष के लिए खुद को तैयार करें। इमरान खान सीधे जनता से संवाद करके उनकी नज़र में सेना की अहमियत कम करना चाहेंगे। साथ ही राजनीति में सेना के हस्तक्षेप को कम करने की भी कोशिश करेंगे। इसकी बानगी सेना के खिलाफ लगातार दिए जाने वाले उनके बयान है। इमरान ने खुद की तुलना मुजीबुर रहमान से की है। ऐसे में इसकी संभावना ज्यादा है कि वो देश में रहकर संघर्ष को आगे बढ़ाए। ऐसा करने पर लंबे समय के लिए उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। 2, इमरान देश छोड़कर भाग जाएं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने एक और विकल्प है कि वह पाकिस्तान की राजनीति को फिलहाल अलविदा कर चुपचाप विदेश चले जाएं। पाकिस्तान में चर्चा है कि फौज ने शाहबाज सरकार के जरिए यह प्रस्ताव इमरान तक पहुंचा दिया है। बताया जा रहा है इमरान खान पार्टी के करीबी नेताओं से इस विकल्प पर सलाह ले रहे हैं। इमरान को प्रस्ताव स्वीकार करने की समय सीमा दी गई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह समय सीमा कब खत्म होगी। 3, देश में रहकर ही साइडलाइन हो जाएं। एक रास्ता यह है कि इमरान सेना और वर्तमान सरकार के साथ समझौता कर लें। इसका मतलब होगा कि वे राजनीतिक रूप से स्थिर हो जाएं। इससे इमरान पाकिस्तान की राजनीति में हमेशा के लिए साइडलाइन हो जाएंगे। 9 मई को हुई हिंसा के बाद इमरान बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। इमरान ने सेना के खिलाफ अपना रुख भी नरम किया है।